Dear students, here we are going to start applications of determinants and matrices. Yes, I am talking about chapter determinants, that is chapter 4 from class 12 syllabus, and especially we will focus here 4.5. So 4.5 आपकी किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें क्या फोकस करना है? हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपको याद होगा क्लास 10th में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी पेयर की या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, या नो सोल्यूशन हो सकता है। वहाँ पर हमने 2 इक्वेशंस एट अ टाइम पढ़ी हैं, बट इन 12th स्टैंडर्ड हम लोग 3 इक्वेशन एट अ टाइम भी पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास वेरिएबल भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। बट लेकिन कंडीशन इज सेम, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। लीनियर होगी, डिग्री 1 होगी, अब चाहे वो आपकी 3 वेरिएबल्स में हो या 2 वेरिएबल्स में हो। इज़ दैट क्लियर? तो यानी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है यहाँ। 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, वो 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। सो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी सिस्टम है, लाइकवाइज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 वेरिएबल सिस्टम एज वी हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड, हमने पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। नाउ इन 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू रीड linear equations in 3 variables. So I can write a1x plus b1y प्लस c1z, यानी यहाँ z वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सो आई कैन राइट प्लस d1 इज इक्वल टू 0, हम इधर भी लिख सकते हैं और हम इसे स्टैंडर्ड में इधर भी लेके चल सकते हैं, आपकी चॉइस है। सो हम लोग यहाँ कांस्टेंट को राइट में रखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में टाइम ही ना लगे, फटाफट हम स्टार्टिंग इसी से ही करें। सिंस देयर आर 3 वेरिएबल्स, सो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि यहाँ पर 3 ही इक्वेशंस बनेगी, क्योंकि जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सो सेकेंड इक्वेशन विल बी a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, that is constant d1 d2, and likewise a3x plus b3y plus c3z equals to d3. This is our third equation. So this we have to study in 12th standard. Now here condition was ये linear अगर 2 variables में रखनी है आपको, so a1 a2 b1 b2 ये सभी के सभी कभी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन बढ़ जाएगी। so here a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये सब यहाँ ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गए तो इक्वेशन ना तो वेरिएबल की रहेगी, जितना भी आप ज़ीरो करते जाएंगे, मान लीजिए आपने a3 ज़ीरो कर दिया तो ये सिंगल वेरिएबल बन जाएगी सिमिलरली। तो आप इसलिए ये जो कॉन्स्टेंट्स हमारे कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। नाउ 10th में हमने इनका नेचर कैसे जाना था? 10th में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन में हैव यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली many solution and no solution. These 3 things we have studied. यहाँ पर भी यही पढ़ना है आपको। यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है, बट यहाँ हमें 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ इन इक्वेशन को आगे तभी सॉल्व करना है अगर यूनिक आंसर आएगा तो। क्लियर? सो यानी हमें सोल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू कब निकालनी है? जब आंसर कैसा होगा? यूनिक होगा। इनफाइनाइट पे नहीं निकालना है, नो पे तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है? सो अब आप देखिए कि कैसे हम पहचानेंगे, जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा 12th में, मेन जो आपको पहचानना रहेगा वो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पहचानना है। यू हैव स्टडीड इन 10th ऑल्सो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सोल्यूशन का एग्जिस्ट करना। अब चाहे सोल्यूशन एक एग्जिस्ट करे या बहुत सारे एग्जिस्ट करें, कंसिस्टेंट तो दोनों ही हैं। सो बोथ आर सेड टू बी कंसिस्टेंट एंड दिस रिमेनिंग नो सोल्यूशन इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट। क्लियर? सो कंसिस्टेंट के लिए ये 2 केसेस रहेंगे, इनकंसिस्टेंट के लिए अकेला केस रहेगा। नाउ व्हाट क्वेश्चन कम्स, जो बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्क का जो आता है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस, कि चेक कीजिए क्या इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
तो कंसिस्टेंट में भी दो कंडीशन हिडन है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी या तो यूनिक हो सकता है या फिर यू कैन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन. सो व्हाट वी डू फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी गिवन लीनियर इक्वेशंस, जितनी भी आपको 3 गिवन है तो 3 की इनकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं. सो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हम इस इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. सो आप देखिए इस इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है. आई एम राइटिंग हेयर, यू कैन आइडेंटिफाई इजिली. सबसे पहले देखो बेटे, ए मैट्रिक्स जो बोला जाएगा, ए मैट्रिक्स बोला जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, यानी जो कोफिशिएंट्स अवेलेबल है ना इनकी मैट्रिक्स जो जनरेट होती है. सो आई कैन राइट A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. आई एम गिविंग यू हिंट, उससे आपको खुद बताना है कि ये कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है. डाटा आप कर चुके हैं ये क्वेश्चन. ये जो हमारे अननोन वेरिएबल्स होते हैं इसको हम एक्स मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज. सेकेंड मैट्रिक्स इज दिस, ये ख़त्म हो गई ये बात, ये कॉमा है बीच में. वी हैव अदर मैट्रिक्स एक्स वाई जेड. नाउ व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट वन, ये होता है हमारा बी मैट्रिक्स, D1 D2 D3. अब आप बताइए कि इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए कि वो इक्विवेलेंट लगे इसके, यानी एग्जैक्टली इक्वल रहे. सो इफ़ यू थिंक केयरफुली, सो आई एम राइटिंग हेयर, इफ़ आई राइट लाइक दिस Ax इज इक्वल्स टू बी. सोच कर देखिए अगर इसे Ax इज इक्वल टू बी को रखा जाए तो क्या बनता है, हम रख कर देखते हैं. A मैट्रिक्स इज दिस वन, A1 B1 C1, A3 B3 and C3. X matrix is XYZ and B matrix is D1 D2 D3 C. ये तो सपोज किया हम लोगों ने. नाउ मल्टीप्लाई दैम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, R1 to C1, सो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z. फर्स्ट एलिमेंट इज डन, बन गया है देखो इक्वल्स टू D1. देन A2X प्लस B2Y प्लस C2Z is equals to D2. Second equation done. A3X plus B3Y plus C3Z equals to D3. Third equation done. So that means these three equations can be expressed in form of matrices as given in this manner. Ax is equal to B. ये आपका standard result है जो आपको use करना है in order to find solution of any given equations. It may be a pair when you have two variables and then we have three equations if we have three unknowns. Okay, so हम लोगों ने इसे ऐसे कर लिया है. सो फर्दर अगर इससे इन्वर्स निकाला जाए तो इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, x इज इक्वल टू दिस विल शिफ्ट हेयर A इन्वर्स B. सो दैट मीन्स अगर आपको x मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स वाई जेड निकालने हैं नॉन वेरिएबल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A इन्वर्स डॉट B, यानी A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा. दिस मैट्रिक्स इन्वर्स आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A, जो अगर आपने नहीं आता है आपको तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट और हाउ टू फाइंड इन्वर्स, वो सब एक्सप्लेन किया गया है एंड आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. सो एक्स इज इक्वल टू A इन्वर्स B, यानी B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A से, यू विल गेट दी X. ठीक है, सो ये तो था हमें कैसे नॉन वेरिएबल निकालने हैं. एंड ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क में आता है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आपको पहचानना हो गिवन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं. अब कंसिस्टेंट तो पहले पहचानेंगे, उसके बाद इन दोनों की कैटेगरी भी आपको बतानी है कि ये है कि ये है, तो 2 केस आपको मालूम होने चाहिए. तो सबसे पहले इट इज़ गिवन इन केस सेकेंड ऑफ NCERT ऑल्सो, ये आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, केस सेकेंड एंड केस 1. यस, देखिए सबसे पहले केस 1 क्या है हमारा, इफ़ A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है आपको पता है, पीछे बताया गया है, जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है. ठीक है, सो जब डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नॉन ज़ीरो आ जाए, जैसे A मैट्रिक्स आपको गिवन, आप निकाल लेंगे इक्वेशन से A मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं बहुत आसान से. फिर उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए, अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया है तो दैट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. अब आपको ये देखना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वहाँ का सोल्यूशन तो होगा कोई ना कोई.
और जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन होने का मतलब वहाँ पर है यूनिक सोल्यूशन जो आपके सिलेबस में है, यानी आपको यूनिक के ही आंसर्स देने हैं। सो सिंपली जब भी आप कंसिस्टेंट के लिए बात करें और आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो सिंपली लिखिए इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन दैट इज़ कंसिस्टेंट। बट अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए यानी सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र हो जाए, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो आंसर वही डन है कि यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट। बट अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो का मतलब आप डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, वो तो यहाँ लिखा नहीं गया था ना। सो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया सो बोथ चांसेस आर देयर, या तो इनफाइनाइट या नो। अब इनफाइनाइट और नो के लिए आपको थोड़ा स्टेप बढ़ाना है अपना आगे। सेकंड स्टेप आपको करना है, फर्स्ट स्टेप तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको एडजॉइंट निकालना है बी मैट्रिक्स का और फिर उसका एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, सॉरी, उसका डॉट लेंगे आप बी मैट्रिक्स के साथ, या दिस वन, यानी जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसका आप एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे एलिमेंट्स के, और कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेते हैं। ये वही वीडियो में समझाया गया है आपको कैसे आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं एंड ट्रांसपोज लेना है। सो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, फिर उसका डॉट लीजिएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन लीजिएगा बी मैट्रिक्स के साथ, यानी ये जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स तैयार होगी ना, इसका ऑर्डर कितना है अगर मैं आपसे पूछूँ इसका ऑर्डर, सो 3 रोज़ 1 कॉलम, सो इट इज़ 3/1। सो यानी आपको एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स से, कर देंगे आप मल्टीप्लाई। इन केस ये ज़ीरो ना आए, इन केस ये ज़ीरो ना आए तो समझ जाइएगा कि नो सॉल्यूशन है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। और अगर बाई चांस ये तो निकाला आपने एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकाला और वो ज़ीरो आ गया है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, यानी ये वेग रिजल्ट है, ये आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं बताएगा कि आपका कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तब तो वो श्योर है कि वो इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये रिलेशन ज़ीरो आ जाए तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट होगा तो कंसिस्टेंट, नो होगा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यानी नो के लिए सिर्फ एग्जैक्टली ये कंडीशन नहीं है, इसमें और भी यहाँ कंडीशन छुपी हैं जो नो सोल्यूशन दिखा सकती हैं। ये तो श्योर कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में भी नो सोल्यूशन छुपे रहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी में। सो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर वो नॉन ज़ीरो आ गया तब तो क्लियर यूनिक सोल्यूशन ख़त्म कंसिस्टेंट, और अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो आ गया तो आपको ये वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, और अगर ये भी ज़ीरो आ जाए, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ज़ीरो के साथ ये नॉन ज़ीरो आ जाए तो नो सोल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट बिल्कुल होना श्योर है। तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 27 में जैसे बताया गया है सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आप लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ए मैट्रिक्स 2 5 3 2 से बन जाएगी, एक्स मैट्रिक्स इज एक्स वाई एंड बी मैट्रिक्स इज कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 1 7। फिर आप जानते हैं जैसे बताया गया है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आप लोग रिलेशन प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ये आप तब निकालिएगा, यूनिक सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आप डिटर्मिनेंट बता सकें कि ये क्या है, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देखिए -11 नॉन ज़ीरो आ गया, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इनवर्स आप निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन कोफिशिएंट ये कंपेयर करेंगे टू मैट्रिक्सेस को, तो आपका आंसर आ जाएगा। So you will write as no unique solution, then you will find out. See here, example 28. Solve the system by matrix method. सबसे पहले we will define system can be written as ax is equal to b, where a is coefficient matrix, x is unknown matrix, x y z variable and d is constant. तो ये लिखने के बाद सबसे पहले आपका काम होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, क्योंकि अगर वो ज़ीरो आ गया, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया
तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है ना, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं हम सॉल्व करेंगे और नो हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ नॉन ज़ीरो केस ही हम आगे बढ़ाते हैं। नॉन ज़ीरो आ गया है, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। सो वी नो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, फिर इसका इन्वर्स निकालिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली हेयर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन दिस कि इन्वर्स कैसे निकालना है, तो आप वो वीडियो पहले समझ लीजिएगा, तब आप इजीली कर पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में आते हैं, जहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फ्रेम करनी होती है, तो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, पढ़ लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी 3 नंबर का जिक्र है, सो वी विल सपोज x y and z। So first equation x plus y plus z is equal to 6. If we multiply third number by 3, third number को 3 से multiply करना है, 3z करना है, add second number y plus करना है, so 3z plus y equals to how much? That is equals to 11. Third equation, by adding first to third number x plus z, we get double second 2y. Now these are equation formed with these lines, but हमें इसको standard में convert करना है, तो कैसे करेंगे? What we do here, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज़ रहेगी, सेकेंड इक्वेशन में देर इज़ नो वेरिएबल ऑफ x, तो हम इसे 0x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 11 नोट करेंगे। सिमिलरली फॉर थर्ड इक्वेशन ये 2y इधर होना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0। सो दीज आर 3 इक्वेशंस जो आपको आगे लेकर चलनी है। सबसे पहले आप a निकालिएगा, 1 1 1 0 1 3 and 1 minus 2 1। Similarly this is matrix B and x y z हमारी हो जाती है x matrix। So we know we can write the given equation as ax is equals to b, where A matrix C both are equal, x matrix and B matrix। Now we will find a determinant of A, क्योंकि उसका नॉन ज़ीरो आना ज़रूरी है, अगर वो नॉन ज़ीरो नहीं आया तो आगे नहीं करेंगे हम। सो नॉन ज़ीरो 9 आ गया है नॉन ज़ीरो। अब एडजॉइंट निकालिए ताकि आप A इनवर्स निकाल पाएँ। सो A inverse adjoint upon determinant x is equal to A inverse dot B, multiply कीजिए, you will get the answer। If we talk about exercise 4.6, so for that देखो फर्स्ट टू 6 में तो कंसिस्टेंसी ही निकालनी है आप लोगों को, तो आपको इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस नेचर बताना है। तो नेचर कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ A1 B1 A2 B2 दिया हुआ है, आपको कंसिस्टेंट चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ए मैट्रिक्स बताया गया था आपको। यहाँ बेसिक्स देखते हैं हम लोग कि हमने कंसिस्टेंसी के लिए क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। सो है हम ए मैट्रिक्स यहाँ बनाएंगे, 1 2 2 3, ए मैट्रिक्स रेडी। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो सिंपल लिखना यूनिक सॉल्यूशन दैट इज़ कंसिस्टेंट, आंसर वहीं रुक जाएगा। और अगर बाई चांस इसका डिटर्मिनेंट हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, 1 3 ज़ा 3 3 माइनस 4 माइनस 1 आ रहा है, तो ये तो नॉन ज़ीरो, डायरेक्ट यूनिक सोल्यूशन ख़त्म। यहाँ देखेंगे हम तो ये भी अगर हो जाएगा। और अगर इन केस कोई आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, जैसे नॉन ज़ीरो आने पर तो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन वही, और अगर ज़ीरो आ जाए डिटर्मिनेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा है, लाइक हेयर देखो 1 6 ज़ा 6 माइनस 6 6 माइनस 6 ज़ीरो, तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो आप लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। अब आपको ये स्टेप और करना है। तो ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं 1 3 2 6, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बी मैट्रिक्स के साथ, यानी 5 8 2 by 1 5 8, यानी दिस मैट्रिक्स को आप एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट आएगा, वो जो आंसर आएगा ना, अगर वो ज़ीरो आ गया आंसर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप लिखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कोई भी हो सकता है। और अगर आपका आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए तो आप लिख कर आना नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। सो आई होप आप इसी टाइप से ये 6 क्वेश्चंस कर लेंगे। अब इन 6 क्वेश्चंस के बाद आपकी हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 14। इसमें आपको नेचर नहीं बताना है। नेचर
नहीं बताना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एज वी डिड इन एग्जाम्पल 28, 27 एंड 29, फर्स्ट यू विल फाइंड ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो ही आएगा, और अगर नॉन ज़ीरो नहीं आया तो आगे मत सॉल्व करना, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिक सॉल्व करना है। सो हम डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो ला कर देखेंगे। सो वी विल राइट इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, फिर हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से आंसर निकाल सकते हैं। ये आप इक्वेशंस सॉल्व कर लेंगे इजीली। यहाँ पर जैसे अपॉन टू है तो इसे आप मल्टीप्लाई में ले जाना, 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलर वे में आपको 14 क्वेश्चन तक ये ट्राई करने हैं, और अभी यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 15th में दे रखा है ए मैट्रिक्स, पहले ही दे रखी है, तो ये ए मैट्रिक्स यही होगी, नहीं तो क्वेश्चन डबल हो जाता आपका। 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, यस, इसका इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स आप जानते हैं जॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल करना यहाँ, ऑब्वियसली इस्तेमाल होगा क्योंकि x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, और ए इनवर्स की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो सिंपली यहाँ मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x y and z. So you have to solve in that manner. क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम है, सिमिलर वे में करनी है। कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इतना, कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इतना। इसी तरह 3 कॉम्बिनेशन अलग अलग दे रखे हैं, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन बी ₹X, 1 kg wheat be ₹Y and 1 kg rice be ₹Z. Then according to question, 4x plus 3y plus 2z equals to 60. Second equation, 2x plus 4y plus 6z is equal to 90. 6x plus 2y plus 3z is equal to 70. सेम ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। देन यू नो वेरी वेल कि कैसे हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का इस्तेमाल करके अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड निकालने हैं। तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आते ही समझ में आ जाएगा कि आपको कॉस्ट कितनी आएगी पर आइटम पर केजी। ओके, सो दिस वे आई हैव गिव यू हिंट टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.6। इन केस आपको सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक प्रॉपर वीडियो फॉर दैट। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। सो 4.6 आप लोग ट्राई कीजिएगा एंड शेयर योर डाउट्स विद अस, देन वी विल स्टार्ट मिसलेनियस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 4.6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल 33 आता है, यानी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इन्हें सॉल्व करके दिखाइए। ये भी हमारा उसी की एप्लीकेशन है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपने सीखा है ना 4.6 में। सो एग्ज़ाम में 4 मार्क में प्रॉब्लम ज़रूर आती है, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, करिए इसे। ये बहुत इजी स्कोरिंग एक्सरसाइज है। सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और वर्ड प्रॉब्लम भी इसकी आती हैं। सो लाइक एग्जाम्पल 29 पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल 33 एंड क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बस आपको रिड्यूसिबल मेथड लगा के इसे थोड़ा सही फॉर्म में बनाना है। ये आपने 10th में सीखा था रिड्यूसिबल मेथड। सो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो आपको अच्छे से आने चाहिए। सो आई होप आप लोग अपना वर्क कर पाएंगे अच्छे से। सो वर्क कीजिए एंड वॉच वीडियो टिल लास्ट, ताकि आपको समझ में आता रहे कि हमें करना क्या है। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई नेक्स्ट miscellaneous problem. So thank you and complete your work.